नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, पहले की तरीके से हम लोग मुलाकात हमारी सुबह ही होगी, क्योंकि शाम को हमने अपलोड किया था वीडियो, लेकिन चूंकि क्या होता है, रात में जो है कई सारे वीडियोज अपलोड हो जाते हैं और उसमें करंट का वीडियो आपका छूट जाता है, क्योंकि कई सारे वीडियो आपको मिलते हैं वहां पे। तो सारे वीडियो एक साथ ना मिले, कुछ कुछ चीजें अलग मिले, तो हम लोग जैसे अभी ठंडी चल रही है तो हम लोग 8 बजे ना आकर के जो है 9 बजे, सुबह 9 बजे हम आप मिला करेंगे और 9 बजे आप लोग देखा करिए, ठीक है। संभवतः ठंडी में आप लोग नहीं उठ पाते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 9 बजे क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। और गर्मी आएगी तो हम लोग, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 8 बजे शुरू कर दूंगा, ठीक है। आइए सीधे आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या कुछ चीजें आपके लिए नई हैं, ठीक है। नंबर 1, कल हमने प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन भारत यात्रा के दौरान किस शिखर सम्मेलन की सदस्यता करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी था और मैंने आपको कराया था, इसका उत्तर क्या होगा? 16वां भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन अपने यहां पे, ठीक है। चलिए, आज का पहला टॉपिक क्या है? भारतीय सेना अग्निशमन के कार्यों में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और रोबोट इसमें क्या होंगे? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप लोग जानते होंगे इस समय रोबोट और ड्रोन सिस्टम, दो चीजें क्या है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं और इस पर ऊपर खूब काम चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे रक्षा उपकरणों में आजकल ड्रोन खूब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। और इन ड्रोन के साथ साथ में जो ये आपके हैं रोबोट हैं, रोबोट, इनका इस्तेमाल भी आजकल हम खूब कर रहे हैं अपने आप में। तो ये बड़ी अच्छी पहल है अपने आप पे, क्योंकि जहां पर मानव नहीं जा सकते हैं उन स्थानों पर ये रोबोट जाकर के और आग को बुझाने आदि का काम करेंगे। सेना इन रोबोटों का इस्तेमाल खूब कर रही है अपने आप में, ठीक है। इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया गया है सेना के द्वारा। सेना अग्निशमन के कार्यों में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और रोबोट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सेना द्वारा खरीदे जाने वाले ये रोबोट फायर फाइटिंग रोबोट कहलाते हैं। क्या फायर फाइटिंग रोबोट कहलाते हैं? अग्निशमन के कार्यों में माहिर है, जो कि फायर फाइटिंग यानी कि आग अगर कहीं लगी तो उससे फाइट करेंगे और उसको बुझाने का कार्य करेंगे, ठीक है। या फायर फाइटिंग रोबोट एक कॉम्पैक्ट, बहुउपयोगी और मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। इसे अत्यधिक जोखिमपूर्ण और खतरनाक अग्निशमन परिस्थितियों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यानी आप जानते होंगे आग तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। आग बुझाने के लिए आप लोग दमकल से लेकर के अलग अलग चीजें देखते होंगे, लेकिन ड्रोन जो है, जहां बहुत भयंकर भीषण आग लगी होगी, वहां पर ये जो रोबोट हमारे हैं, ये रोबोट क्या होंगे? काम आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यूपी का करंट अफेयर्स कराया था, आप लोग जानते होंगे। तो उसमें मैंने कहा था कि महाकुंभ 2025 में दरअसल जो आग बुझाने के लिए एक नए प्रकार की मशीनरी का प्रयोग किया गया था। मैंने आपको समझाया था, जिसमें क्या था कि एक वाहन था और उस वाहन में क्या था, याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा है? मैंने क्या कहा था कि जो महाकुंभ 2025 था, महाकुंभ, ठीक है, 2025 था, उसमें एक अलग प्रकार के परिवहन का, उसका उपकरण का उपयोग किया गया था, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप जानते होंगे कि बहुत ज्यादा अगर कहीं भीड़ होती है तो उस भीड़ में, खासकर महाकुंभ जैसे एरिया में, दमकल केंद्र नहीं जा, मतलब दमकल जो होते हैं मशीन, वो नहीं जा पाते हैं, तो दिक्कत होती है। ऐसे में एक नए प्रकार की मशीनरी का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या था कि एक बहुत बड़ी नोजल थी, 30 से 50 मीटर, और उस नोजल में क्या था, खास बात यह थी कि बहुत ऊंचाई के साथ, जैसे माना कि यहां पर भीड़ इकट्ठा थी और यहीं पर आग लग गई। अब रास्ते में क्या है, बहुत भीड़ है रास्ते में और ये यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा? इस नोजल की ऊंचाई बहुत ऊंची होती है, यहीं से क्या करेगा, ये वाटर का क्या करेगा, छिड़काव करेगा अपने आप पे और ये आग बुझ जाएगी। और ये 360 डिग्री जो है रोटेट कर पाता था। तो ये एक खास उपकरण को इस बार जो है महाकुंभ 2025 में लगाया गया था। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में पहली बार ऐसा महाकुंभ था जहां पर टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल किया गया था। एआई बेस्ड जो है महाकुंभ था, जहां पर एआई बेस्ड कैमरे, एआई बेस्ड ड्रोन, एआई बेस्ड रोबोट और बहुत प्रकार की नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। भीड़ प्रबंधन से लेकर के अलग अलग सुरक्षा इंतजामों के लिए, राइट। तो उसी प्रकार से अब जो हमारी सेना है वो क्या करेगी? नए प्रकार के रोबोट का इस्तेमाल करेगी, जो क्या करेगा? फायर फाइट करेंगे, यानी कि अग्निशमन को चीजों में वहां पर काम आएंगे, ठीक है। चलिए, यह ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक काम करता है जहां मानव हस्तक्षेप क्या है, जोखिमपूर्ण होता है, या रोबोट सुरक्षित दूरी से अग्निशमन कार्यों को अंजाम देने में सक्षम है। इससे आपातकालीन और संकटपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय सेना के अग्निशमन कर्मियों की सुरक्षा में
उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी अपने आप। तो ये सेना की ताकत बढ़ेगी इससे, नो डाउट। भारतीय सेना ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के अंतर्गत फायर फाइटिंग रोबोट की महत्वपूर्ण खरीद संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया है। सेना का कहना है कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के क्या है, अनुरूप है। हम विकसित बनना चाहते हैं, कब तक 2047 में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यह एक उपलब्धि बड़ी है, ठीक है। और खास बात यह कि फायर फाइटिंग रोबोट की खरीद के लिए यह अनुबंध स्वदेशी कंपनी एम्प्रेसा प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। किसके साथ? एम्प्रेसा प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। अब यह कंपनी आपके एग्जाम में आ सकती है। भैया बताओ किस कंपनी के साथ में जो है ये जो फायर फाइट जो रोबोट है उसको खरीद के लिए समझौता किया गया है। आप इस कंपनी का नाम बता देंगे, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अब, दरअसल यह फायर फाइटिंग रोबोट मूल रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ढांचे के अंतर्गत भारतीय बलों के लिए विकसित किया गया था। सक्षम प्रावधानों का उपयोग करते हुए भारतीय सेना ने इसे पहली बार अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने का फैसला किया है, ठीक है। तो ये खास बात है अपने आप पे, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। चलिए अब इस पर बन जाएगा प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। क्या भाई इसका उत्तर हो जाएगा? फायर फाइटिंग रोबोट अग्निशमन कार्यों को कैसे अंजाम देता है? प्रत्यक्ष मानव हस्तक्षेप से, सुरक्षित दूरी से, केवल स्वचेत सेंसर के माध्यम से, या फिर हवाई निगरानी के द्वारा? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। आसान है प्रश्न भाई साहब। सी होगा क्या या बी होगा? क्या होगा इसका उत्तर? आसान है, बताइएगा मुझे क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि सुरक्षित दूरी से। भाई जैसे क्या होता है ना कि एक तरीके से कहीं पर कोई दिक्कत हो गई है तो ये ड्रोन क्या करेगा, एक अपने आप को सेफ रखते हुए दूरी, अरे भाई दूरी के साथ में जो है यहां पर इसको आग बुझाने का काम करेगा। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। काजीरंगा तो वैसे भी आप एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, बर्ड सेंचुरीज होती हैं, ये आपके वेटलैंड्स होते हैं, ये आप एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मैंने कई बार कहा है आपसे कि आप इनकी लिस्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है, किस लिए फेमस है, उस नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर बह के गुजरती है, ठीक है। उसका कई बार क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। अवस्थिति, उनके बीच से गुजर कर जाने वाली नदी, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है वो, ऐसे बहुत सारे फैक्ट आपके इनसे पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग को टास्क ये मिलता है कि आप जो भी हमारे, ठीक है, जो भी हमारे ये आपके क्या होते हैं, जो नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, और जो हमारे अलग अलग सेंचुरीज होती हैं इन, और जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, इनकी अवस्थिति आदि के बारे में। कुल कितने पार्क हो गए हैं, नंबर कई बार पूछता है। तो जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो लेटेस्ट जो डेटा है उसको देख के जाइएगा कि वर्तमान में कुल कितने बर्ड सेंचुरीज हैं, कुल कितने नेशनल पार्क हैं, कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते चलिएगा, एग्जाम में करना है, बाद में नहीं कि हाँ सर, अरे सर हाँ याद आया, इसको लिखते जाइएगा आप, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपने आप में बी वाला हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। और काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन अभी हाल में किया गया, यानी कि पीएम मोदी ने दरअसल 18 जनवरी को कालियाबोर के मौचंदा मैदान में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया। 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है, 86 किलोमीटर लंबा पर्यावरण के प्रति जागरूक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है अपने आप पे। कॉरिडोर प्रोजेक्ट दरअसल NH 715 के कालियाबोर नुमालीगढ़ सेक्शन की 4 लेन परियोजना के अंतर्गत आता है। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि सर कैसे बनाए कैनवस के नोट्स, तो ऐसे बनाए जहां मैं कहूं कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस वही पॉइंट नोट कर लीजिए, आप बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ करे तो सीधे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860, ठीक है, 4409, ठीक है, 09201। कहीं कोई दिक्कत हो, निसंकोच हो कि आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 86044092001 है अपने आप पे, ठीक है ना। चलिए, इसमें 35 किलोमीटर का एलिवेटेड
वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी होगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा और 21 किलोमीटर का बाईपास सेक्शन और NH 715 के मौजूदा हाईवे सेक्शन को 2 से 4 लेन तक चौड़ा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद पार्क की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्या करना है, सुधार करना है। कुछ इसी प्रकार की योजना आप जानते होंगे दिल्ली देहरादून जो हाईवे है उस पर भी किया गया है ना, एक प्रकार का कॉरिडोर बनाया गया राजा जी नेशनल पार्क से होकर हुए गुजरने वाला। ठीक है, चलिए और भी कई सारे पॉइंट हैं। या प्रोजेक्ट दरअसल नागांव, कार्बी आंगलोंग, कोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगा और ऊपरी असम खासकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की कनेक्टिविटी में काफी सुधार करेगा। एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जानवरों के बिना किसी रुकावट के आवाजाही सुनिश्चित करेगा जिससे इंसान और जानवरों के बीच में टकराव नहीं होगा या कम होगा अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है अपने आप पे। जैसे ही कुछ इसी प्रकार की योजना दरअसल आपकी चलाई जा रही लखीमपुर खीरी वाले जो दुधवा नेशनल पार्क है कतनिया घाट वाला, वहां पर भी कराया जा रहा है। वहां पर ट्रेन को लेकर के कई सारी दिक्कतें आती हैं, दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, तो इस प्रकार की योजनाएं निश्चित तौर पर जानवरों की सुरक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर भाई, बताओ, कमेंट करके बताइए। काजीरंगा की लोकेशन क्या है, प्लीज कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा आप लोग। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना किस राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है? NH 27, NH 15, NH 715 या फिर NH 37? क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइए भाई। आसान ये भी है आपके लिए, बहुत आसान है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी, NH यानी कि नेशनल हाईवे 715 है ना। चलिए भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया संयंत्र शुरू किया जाएगा। कहां शुरू किया जाएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा की है। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है और यह आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। देखो जब भी कोई चीज पहला शब्द लिख जाए ना, किसी भी न्यूज के पहले पहला शब्द लिख जाए, पहला या पहली बार, या इसके आगे लिख जाए पहली बार लग जाए, ठीक है, या प्रथम लग जाए, तो ऐसे न्यूज जो है आपके एग्जाम में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ट्रिक है, ध्यान रखिएगा इस बार। तो पहली बार ऐसा हो रहा है भैया कि दुनिया का, भारत का पहला है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट या संयंत्र स्थापित किया जा रहेगा। आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। आप जानते होंगे इस समय हम लोग ग्रीन एनर्जी में खूब आगे बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर हमारा खासा बल इस समय हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, इस पर प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। नवीकरणीय जो स्रोत होते हैं इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये पूछता भी आपके एग्जाम में। बताओ, एक मैं बताता हूं और बाकी दूसरा बताएंगे आप लोग। एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, क्या होते हैं ये, नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें आप क्या आ जाएगा, यानी कि वो ऊर्जा जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जो खत्म नहीं होती है। जैसे कि आपका नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सौर ऊर्जा, क्या, सौर ऊर्जा, ठीक है, और पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है अपने आप, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा में आएगा। अनवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल, इसको बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, और अनवीकरणीय को बोलेंगे क्या, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, सीमित है अपने आप में, बहुत कम है अपने आप में, उनको हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलेंगे। उनमें क्या क्या आता है वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो आजकल अच्छा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्या होता है, कार्बन एक्सक्रीशन नहीं होता है अपने में। कार्बन उत्सर्जन ना होने की वजह से ही हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर खूब ज्यादा बल इस समय दे रहे हैं, ताकि हम अपने 2070 के नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को हम क्या करें, प्राप्त कर सके अपने आप पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये बेसिकली क्या है अपने आप में, एम ग्रीन काकीनाडा में 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की प्लांट कैपेसिटी वाला ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, कुल $10 बिलियन के निवेश के साथ AAM ग्रीन प्रोजेक्ट भारत में अब तक किए गए सबसे बड़े क्लीन एनर्जी निवेशों में से एक है। यह प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान 8,000 नौकरियां लोगों को देगा। साथ ही ऑपरेशन के दौरान
रिन्यूएबल, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज और पोर्ट सर्विसेज जैसे समाहित उद्योगों में बड़े पैमाने पर हाई स्किल रोजगार भी पैदा करेगा अपने आप पे। तो ये खास बात है। और भारत के इतिहास में पहली बार देश में बने ग्रीन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को जर्मनी, जापान और सिंगापुर सहित ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे भारत और आंध्र प्रदेश दुनिया के मंच पर एक क्लीन एनर्जी एक्सपोर्टर के तौर पर मजबूती से अपनी जगह बना पाएगा। अमोनिया, आप जानते होंगे क्या, अमोनिया, जिसको हम लोग, क्या फॉर्मूला है इसका, NH3 है ना, अमोनिया। ठीक है, तो जब अमोनिया को हम, ठीक है, एक तरीके से ग्रीन एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो है क्या होता है, चीजें अच्छी होती हैं और प्रदूषण आदि नहीं होता है। चलिए, बस इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में 7.5 किलोवाट और 2 किलोवाट 24 घंटे रिन्यूएबल बिजली शामिल है, जिसे पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज से सपोर्ट मिलेगा, जिसमें पिन्नापुरम में भारत का पहला सब्जेक्ट भी शामिल है इसमें। तो कई चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी हो जाती हैं, जो कि याद रखिएगा। चलो बताओ भाई साहब, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस रूप में? ग्रीन स्टील के रूप में, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल या ग्रीन हाइड्रोजन वाहन? क्या हो जाएगा, बोलो भाई। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, आपका हो जाएगा ग्रीन अमोनिया, है ना, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 मार्च में दरअसल इसके आयोजन की बातें कही जा रही हैं। सरकार के अनुसार भारत अब ऊर्जा की भरपूर उपयोगिता के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। अब देश में बिजली की कमी नहीं, बल्कि अतिरिक्त बिजली के बेहतर प्रबंधन, मजबूत व्यवस्था और सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने पर फोकस है। इस दिशा में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस समय हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में अपने आप में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर चुके हैं। वैसे भी खासकर अब वैसे भी इस समय प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली हर घर योजना चल ही रही है। सौर ऊर्जा उपकरण लगाए जा रहे हैं आपके घर में, और बिजली उत्पादन में हमने अलग अलग हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से हमने खूब बिजली उत्पादन किया है। ठीक है, अब उसको स्टोरेज करने की बात हो रही है। ठीक है, कि भाई इसको बचा के रखिए। यह विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी होगा, जो 19 से 22 मार्च तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा। अब ये डेट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सम्मेलन की एक खास विशेषता क्या है? खरीदार विक्रेता बैठक होगी। क्या? खरीदार विक्रेता बैठक होगी, जिससे नई साझेदारियां विकसित होंगी और वैश्विक बिजली क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। हम बिजली को बेच भी पाएंगे अलग देशों में। अभी तक तो बिजलियां नहीं थी हमारे यहां पर भाई साहब। गांव में तो 12 घंटे दिन में, 12 घंटे रात में, या एक सप्ताह दिन एक सप्ताह रात, ऐसे चलता था कार्यक्रम गांव में। ठीक है, हालांकि अब गांव में भी अच्छी खासी लाइट रहती है, शहरों में तो 24 रहती है, लेकिन अब जो है गांव में भी रहती है बिजली। हम लोगों ने बिजली की मार बहुत देखी, आप लोग तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे विचित्र प्राणी थे कि बिजली जाने पर खुशी मनाते थे। बिजली चली गई, क्यों? पढ़ने को नहीं मिलता था। लेकिन पापा हमारे बड़े स्मार्ट थे, वो ले आए थे पेट्रोमैक्स, है ना वाला आता था, नहीं मेल्टर लगाने वाला, उसमें पढ़ते थे हम लोग मजा करके। हम लोग कांडी आदमी थे। अब वो जला के रखते थे अपना मेल्टर के प्रकाश, हम क्या करते, पेंसिल में ऐसे छेद कर देते थे और बुझ जाता था। फिर अच्छा, दूसरा जो मिल्टन उसका होता है वो हम लोग छुपा देते थे, अंधेरा हो जाता था। पापा कहता ठीक है सो जाओ भाई साहब। तो ऐसे तो काम चलता था पहले, है नहीं। दुष्ट बहुत थे हम बचपन में, गजब वाले। चलिए, दरअसल यह सम्मेलन देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और स्वच्छ बिजली को तेजी से अपनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए आइए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस अवधि के दौरान किया जाएगा? 10 से 13 मार्च, 15 से 18 मार्च, 19 से 22 मार्च या फिर 25 से 28 मार्च? देखो यहां पे लिखा हुआ है ना इसका उत्तर। देखो पहले आप बताओ क्या होगा इसका उत्तर, अभी तो आपने पढ़ा है, लेकिन इसका उत्तर देखो यहां पे लिखा हुआ है। ये देखो भाई साहब, 19 से 22 मार्च। देखो बस हो जाएगा टिक, 19 से 22 मार्च। सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अभी चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान को लॉन्च किया, जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य
ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनका योगदान क्या करना है, सशक्त करना है अपने आप में। आप जानते होंगे कि गांव में वैसे भी अवसरों में समानता नहीं होती, अवसर इतने होते नहीं है। ऐसे में इस प्रकार की योजनाएं ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। ठीक है, और ये आपके इंपॉर्टेंट भी है। इसके तहत दरअसल 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को उद्यम संवर्धन प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे गांव स्तर पर संभावित उद्यमों की, यानी कि कौन कौन से ऐसे उद्यम हैं, कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्री हैं की पहचान कर सके, नए व्यवसायों की सहायता, मेंटरिंग और निरंतर समर्थन प्राप्त कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई एरिया होता है, वहां पर कुछ कुछ चीजें फेमस होती हैं, उन कच्चे माल के माध्यम से हम किसी प्रकार का उद्यम लगा सकते हैं कि नहीं, तो लगाइए आप आराम से। तो ऐसे में इन प्रशिक्षकों के द्वारा गांव में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन महिलाओं को सशक्त किया जाएगा ताकि ग्रामीण जो सशक्तिकरण है वो आगे बढ़ सके और हम केंद्रीय भूमिका में आकर के देश को सशक्त बना सकें और 2047 के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए। साथ ही 50 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वे गैर कृषि उद्यम स्थापित कर सकें और स्थिर विविध आय स्रोत विकसित कर सकें। यह पहल दरअसल ग्रामीण महिलाओं को केवल वित्तीय सहायता देने से आगे बढ़कर के बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण और बाजार उन्मुख उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, उनकी इफिशिएंसी को बढ़ाना है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है ताकि वो मार्केट के अकॉर्डिंग अपने उद्यम को और ग्रो कर सकें और विकास की मुख्य भूमिका में आगे सकें। वैसे भी आप जानते होंगे 50% की आबादी महिलाओं की है, लेकिन आज भी हम घर की महिलाओं को काम करने के लिए बाहर नहीं जाने देते हैं। यह हमारे देश की क्या बड़ी विडंबना है अपने आप पे, है ना। चलिए अब आप बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नंबर 1, ग्रामीण महिलाओं को, अच्छा इस प्रकार के प्रश्न जो अभी जस्ट आप पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछता है। इस समय योजना का उद्देश्य क्या है, कब लॉन्च किया गया है, क्यों लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सब फैक्ट आपके बहुत पूछता है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? ग्रामीण महिलाओं को कृषि आधारित स्वरोजगार योजनाओं में प्रशिक्षित करना, या फिर बी ऑप्शन 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को उद्यम संवर्धन का प्रशिक्षण देना तथा 50 लाख एसएचजी सदस्यों को ईडीपी प्रशिक्षण प्रदान करना, या फिर केवल व्यवसाय पूंजी के लिए महिलाओं को आवश्यकता आधारित अनुदान देना, या फिर गांव में तकनीकी शिक्षा केंद्र स्थापित करना। क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? अभी हमने आपको बताया है, पढ़ो इसको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। ओके, बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर तो आप बताइए, पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी हो जाएगा, है ना। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं यही है कि नहीं है। बिल्कुल सही होता है, बी इज द राइट आंसर। करुणा अभियान अभी चर्चाओं में है और ये खास बात है कि आप जानते होंगे दरअसल इसी महीने में आजकल क्या होता है कि कई सारे पक्षी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आप जो पतंग उड़ाते हैं या कुछ अन्य गतिविधियों के माध्यम से, तो करुणा अभियान की अभी शुरुआत गुजरात सरकार ने किया हुआ है। करुणा अभियान 2026 को उत्तरायण पर्व के दौरान पक्षियों और अन्य जानवरों की सुरक्षा तथा उनको बचाने के उपचार करने के मकसद से राज्यव्यापी तौर पर सक्रिय किया गया है। उत्तरायण की परंपरा में आसमान में हजारों पतंग उड़ाई जाती हैं और पतंगों की डोर, ठीक है, विशेषकर तीखी रेजेदार भांजा अक्सर पक्षियों तथा छोटे जंतुओं को गंभीर चोट पहुंचाते हैं। और जंतु ही नहीं भाई साहब, मनुष्यों को भी खतरनाक है उनके लिए। आप जानते होंगे कि कई बार पतंग की डोर जो होती है, जिसमें खतरनाक चीजें होती हैं, वो गले से लगती हैं और सीधे गला कट जाता है। बहुत डर लगता है भाई साहब। तो ये इस पर रोक लगाना चाहिए। पतंग आप उड़ाएं तो जो डोर होती है वो चाइना वाली जो डोर होती है ना, खतरनाक वाली, उसको ना इस्तेमाल करें। ये बहुत खतरनाक है अपने आप में, और पक्षी वगैरह तो इससे बहुत नुकसान इनको होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10 जनवरी से 20 जनवरी तक करुणा अभियान लागू किया, जिसमें वन्यजीव बचाव केंद्र, 1000 से अधिक उपचार और संग्रह केंद्र, 728 से अधिक चिकित्सक और 8500 से अधिक स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन नंबर भी इसमें दिया गया अपने आप पे। तो इससे एक बड़ी पहल है ताकि हम हमारे भीतर करुणा की भावना हो। क्या करुणा की भावना? दया, करुणा, वात्सल्य, ये क्या है? नैतिक मूल्य हैं जो हमारे भीतर होने चाहिए। लेकिन वही है ना कि नैतिक मूल्य तो छोड़िए, आप तो मुर्गा काट के खा जाते हैं, तो क्या कीजिएगा? मूल्य कैसे बचेगा आपके भीतर? फिर कहोगे नॉन वेज खाने के लिए मना करते हो। और भाई साहब,
किसी की जान आप ले लेते हैं, किसी की आह लगती है, बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, आप पतंग उड़ा करते हैं, किसी कोई जानवर मर जाता है, बहुत दुखद घटना है। आप अपने स्वाद के लिए, जीव के लिए किसी जानवर को मार के खा जाते हैं, ये आपकी मंद बुद्धि का क्या प्रतीक है अपने आप में। ठीक है, मैं सीधा बोलता हूं, स्ट्रेट बोलता हूं, नॉनवेज खाना किसी भी रूप में कोई लॉजिकल काम नहीं है। ना हमारी इंटरनल बॉडी, हमारे इंटरनल पार्ट्स इस चीज के लिए बने। साइंटिफिकली हमारी बॉडी नॉनवेज के लिए नहीं बनी है। हमारे बक्कल कैविटी से लेकर के हमारे एंडो जो है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, वहां तक हमारे जो भी पार्ट हैं, हमारा चाहे बक्कल कैविटी, हमारे टीथ हैं, हमारा टंग है, यहां हमारे लार में निकलने जो एंजाइम्स हैं, हमारे स्टमक में जो इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो एंजाइम्स और जो केमिकल्स हैं, वो नॉनवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। पता नहीं कैसे डॉक्टरानी लोग कहते रहते हैं नॉनवेज खा लीजिएगा, मछली खा लीजिएगा, क्या बताइएगा, ऐसे ही होगा ना। जब पढ़े लिखे लोग होंगे डबल मूर्ख तो यही ज्ञान देंगे आप लोग को, है ना। क्या कीजिएगा, मत खाया करिए, ठीक है ना। चलिए, गुजरात सरकार ने उत्तरायण त्यौहार के अवसर पर करुणा अभियान 2026 को राज्य स्तर पर सक्रिय किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुछ लोग कहेंगे देश है, सबको जीने का हक है, कोई अपने अनुसार कैसे जी, ऐसे कैसे जी लेगा अपने अनुसार भाई? किसी को मारने का हक किसने दिया आपको? कोई आपको मार के खा जाए तो नहीं बोलिएगा, क्या कीजिएगा? अच्छा, अभी जब आपके एरिया में जब बाघ आ जाता है, चीता आ जाता है, शेर आ जाता है, तब आप क्या करते हो? रेस्क्यू टीम बनाते हो, भगाओ भगाओ भगाओ। क्या भगाओ? तुम उसको खा जाते हो, और जब तुमको खाने के लिए तुम्हारे एरिया में आ गए तो क्या भाग जा रहे हो? ठीक है, जब बंदर आपको खाने के लिए दौड़ता है, नोचता है, तब उसको मारते हो। तुम क्यों मारते हो भाई? तुम उसको मार के खा जाते हो। ठीक है, तो दिक्कत है अपने आप पे। तुमको गाय मार दे भी, है ना, सिंह मार दे तो चिल्लाते हो, चुपों करते हो, और तुम उसको मार के खाते हो। क्या है भाई? तुम खाओ तो ठीक है, वो खाए तो गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी भी जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए। ठीक है, शिक्षक के नाते, एक आम मानवता के नाते मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय संस्कृति में है। किसी को मारने का हक ईश्वर ने आपको नहीं दिया कि किसी की जान को लेने का हक आपको नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे जानवर हो चाहे व्यक्ति हो, अपने आप में अपने जीव के स्वाद के लिए किसी को मार देते हैं आप लोग। मतलब कितनी विडंबना अपने आप बात में। ठीक है, बहुत गलत बात है अपने आप में ये चीज। लोग नहीं कहते इसके बारे में, खुल के बोलता हूं भाई साहब। चलिए, गुजरात सरकार ने उत्तरायण त्यौहार के अवसर पर करुणा अभियान 2026 को राज्य स्तर पर सक्रिय किया। इस अभियान का क्या मुख्य उद्देश्य है? नंबर 1, प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च करना। बी, पतंगों की डोर से घायल हुए पक्षियों और जानवरों को बचाना तथा उनका बचाव और उपचार करना। सी, उत्तरायण के दौरान पर्यावरण मित्र पतंग पर प्रतिबंध लगाना। और डी ऑप्शन, केवल पशु चिकित्सकों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। क्या हो जाएगा बॉस इसका उत्तर? बताओ एग्जैक्टली आंसर इसका क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो भाई साहब, असोला भाटी वन्यजीव अभियान भी चर्चाओं में है। तो मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ी पहल की जानकारी दी है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कहा कि पिछले 5 वर्षों में नागरिक निकायों द्वारा आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों से बचाए गए 6500 से अधिक बंदरों को असोला भाटी वन्यजीव अभियान में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया गया है। इसका उद्देश्य शहर में बंदरों के आतंक को कम करना और उन्हें उनका प्राकृतिक आवास प्रदान करना है। बंदरों का आतंक क्या है भाई? आपने आतंक मचा रखा है। जहां बंदर रहते थे वहां तुम रहते हो, तो बंदर क्या करेंगे भाई? बंदरों ने आतंक नहीं फैला रखा है, मनुष्यों ने आतंक फैला रखा है। है ना। तो क्या कीजिएगा भाई? हम लोग दोष किस पर देते हैं? जानवरों को देते हैं? नहीं, जानवर जहां रहते थे वो वहीं रहते हैं। आपने उनके घर को नष्ट किया है, आपने उनके टेरिटरी को नष्ट किया है, आपने उनके आवास को विनाश के रूप में धकेल दिया है। आपने अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने टेस्ट के लिए जानवरों को मारा, जानवरों को धकेला। ये आप ही गलती है ना। ध्यान दीजिएगा, इसलिए जीव रक्षा बहुत अहम है आपके लिए। चलिए खैर, असोला भाटी वन्यजीव अभियान लगभग 32.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दक्षिणी दिल्ली, ठीक है, अरावती पर्वत श्रृंखला का हिस्सा पर स्थित है और दिल्ली हरियाणा सीमा बनाता है अपने आप। यह दक्षिणी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। और यह आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, असोला भाटी वन्यजीव अभियान आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यह अभियान दरअसल पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी अरावली तेंदुआ वन्यजीव गलियारे, ठीक है, का हिस्सा है। यह गलियारा राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से शुरू होकर के हरियाणा के नूह, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों से होते हुए दिल्ली तक आता है, जो
तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है अपने आप में, ठीक है ना। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बताइए भाई सब प्रश्न इसका क्या हो जाएगा उत्तर। असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य और दिल्ली सरकार के हालिया आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दिल्ली सरकार के अनुसार पिछले 5 वर्षों में आवासीय क्षेत्रों से बचाए गए 65 से अधिक बंदरों को असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, यह अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर दिल्ली हरियाणा सीमा के साथ स्थित है। तीसरा, यह अभयारण्य उत्तरी अरावली तेंदुआ वन्यजीव गलियारे का एक अभिन्न अंग है जो सरिस्का से दिल्ली तक फैला हुआ है। कौन सा इसमें से कथन सही है, अब आपको बताना है। बताओ, मेरी बातों को समझा करिए, ठीक है। ऐवी कोई बात नहीं बोलता हूं, ठीक है। वैज्ञानिक रूप से बोलता हूं और तथ्यात्मक रूप से बोलता हूं। नॉनवेज के लिए मना किया तो मत खाइएगा, ठीक है। कौनो मास्टर कौनो डॉक्टर कहे आपको, बोलिएगा पढ़ो और पढ़ो, ठीक है। हमारी इंटरनल बॉडी किसी भी चीज के लिए जिसकी रिस्पॉन्सिबल है उसी को किया करिए आप लोग, ठीक है। नहीं तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा भोजन वैसा व्यवहार आपका, ठीक है। हिंसात्मक आप हो जाते हैं कई बार, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि तीनों कथन इसमें से क्या आपके सही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक अभी चर्चाओं में है भाई साहब, ठीक है, तो पढ़ लीजिए। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जनवरी 2026 में टीजीपी ऑन व्हील्स नामक भारत का पहला सौर ऊर्जा क्षेत्र एटीएम वैन लॉन्च करके ग्रामीण बैंकिंग में एक महत्वपूर्ण नवाचार किया है और यह हो जाएगा आपके लिए क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक फैक्ट और है, आप जरा याद करिए कि ट्रेन में पहला एटीएम किस बैंक के द्वारा लगाया गया था और किस रूट पर लगाया गया था, याद है आपको, मैंने कराया था। जरा कमेंट करके बताओ कि देश का पहला एटीएम जो ट्रेन में लगाया गया था उस ट्रेन का नाम क्या है, किस रूट पे चलती है और कौन सा वो स्टेट था। प्लीज इसका उत्तर मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो इस पहल, अब इसमें क्या है कि इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य उन गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है जहां बिजली की आपूर्ति अनियमित या उपलब्ध नहीं होती है। पारंपरिक एटीएम मशीनों के संचालन के लिए स्थिर विद्युत ग्रिड या डीजल जनरेटर की आवश्यकता होती है, जिससे छोटे और दूरस्थ इलाकों में इन सेवाओं तक पहुंच बाधित होती है अपने आप पे। भाई एटीएम के लिए तो भैया बिजली चाहिए ना, लेकिन दूर के गांव में क्या होता है, एटीएम नहीं होता, मतलब एटीएम होता है लेकिन बिजली नहीं होती, तो कैसे चलेगा काम। तो ऐसे में ये जो नया सौर ऊर्जा क्षेत्र एटीएम वैन लॉन्च किया गया, ये अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र में एटीएम की सुविधा को मजबूत करेगा, ठीक है। चलिए, टीजीपी ऑन व्हील्स सौर पैनलों से संचालित होता है जो इसे बिजली ग्रिड से स्वतंत्र बनाता है और पावर कट की स्थिति में भी सेवाएं उपलब्ध रखता है। इससे नगद निकासी, खाता संतुलन पूछताछ जैसी आवश्यक बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण समुदायों तक पहुंचाना संभव होता है, जिससे वित्तीय समावेशन का मजबूत होता है। और यह पहल पर्यावरण अनुकूल और सतत भी है क्योंकि यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ठीक है, का उपयोग करती है और डीजल जनरेटरों पर निर्भरता को कम करती है। तो अपने आप पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए भी एक खास पहल है और ग्रामीण इलाकों में जहां पर एटीएम की सुविधा नहीं हो पाती वहां पर इस सुविधाओं को बढ़ाने में वित्तीय समावेशन को क्या करेगी और मजबूत करेगी अपने आप पे। तो ये बैंक कौन सा भाई साहब, ये बैंक है आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है अपने आप पे, ठीक है ना, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आप बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा उत्तर, इसका उत्तर। प्रश्न है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने टीजीपी ऑन व्हील्स के नाम से भारत का पहला सौर ऊर्जा क्षेत्र एटीएम वैन लॉन्च किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, नंबर 1, बिजली ग्रिड और डीजल जनरेटर से स्वतंत्र ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बिना बाधा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। दूसरा, केवल सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के परीक्षण के लिए अनुसंधान अध्ययन करना, शहरों में अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलना, या डी, शिक्षण संस्थानों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाना। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें इसका उत्तर दिया गया है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए ही होगा ना, ये कुछ और होगा, ए ही होगा। चलिए अब आपके छोटा सा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बहुत आसान सा प्रश्न है और अक्सर इसमें आप गलती करते हैं, जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। संविधान के किस भाग में, इन चारों में से किस भाग में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया, ठीक। चलिए, मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न है जिसको आप अपने घर पे लिख सकते हैं और उसका उत्तर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत का संक्रमण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक अनिवार्यता भी है। टिप्पणी कीजिए, 250 शब्दों में आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी मिशन की संकल्पना वर्तमान में प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। ये कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था। भारत सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था, आप जानते होंगे, और ये आज अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि भारत तीव्र शहरीकरण, जनसंख्या दबाव और संसाधन सीमाओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में स्मार्ट सिटी मिशन इसमें क्या प्रासंगिक है अपने आप में। प्रासंगिकता के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? नंबर 1, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, यानी कि 2030 तक भारत की लगभग 40% जनसंख्या शहरों में रहने की संभावना है। स्मार्ट सिटी मिशन बुनियादी ढांचे, आवास, परिवहन और सेवाओं की बेहतर योजना में सहायता करेगा। यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हम लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको मजबूत करने में हम सहयोग कर पाएंगे, और जो भीड़ जो ग्रामीण से शहरों की ओर जा रही है उसको हम सुव्यवस्थित कर पाएंगे। नहीं तो अव्यवस्था के कारण दिक्कत हो जाएगी अपने आप में। जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्वच्छ जल, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, ई गवर्नेंस, स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं के डिजिटलीकरण से नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है अपने आप में। डिजिटल और तकनीकी समावेशन, आईसीटी, डेटा एनालिटिक्स, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसे उपाय शहरी प्रशासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाते हैं। सतत एवं पर्यावरणीय विकास, ऊर्जा दक्षता, हरित भवन, नवीकरणीय ऊर्जा और जल संरक्षण पर जोर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सहायक होते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोग हर क्षेत्र में और प्रगति कर सकते हैं और विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन और महामारी अनुभव, कोविड-19 के दौरान स्मार्ट सिटी ढांचे ने निगरानी, स्वास्थ्य सेवाओं और आपात प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंततः हालांकि क्षेत्रीय असमानता, वित्तीय सीमाएं और क्षमता निर्माण जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं, फिर भी स्मार्ट सिटी मिशन भारत के समावेशी, सतत और तकनीक संचयित शहरी भविष्य की दिशा में एक आवश्यक क्या है, पहल है अपने आप में। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न था आपके लिए और पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान स्मार्ट सिटी मिशन में भी कई बार पूछा गया प्रश्न आप एग्जाम में, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ओके, बाकी जो मैं प्रश्न आपको देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए इसको किया करिए। और आपके सामने यूपीपीसीएस 2026 का ये एडवर्टाइजमेंट है, आप चाहें तो पीसीएस का बैच 2026 का ले सकते हैं। यहां पर आपको वीडियो लेक्चर सभी चीजों के प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाइलिंगुअल नोट्स आपको, ठीक है, प्री का पीवाईक्यूज आपका, मेंस का पीवाईक्यूज, दोनों के पीवाईक्यूज, नॉट ओनली प्री का पीवाईक्यूज बल्कि प्री के पीवाईक्यूज और मेंस के पीवाईक्यूज दोनों कराए जाएंगे। प्लस आपका टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज और मुख्य परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज, प्लस इसके अलावा सीसेट, हिंदी और बाकी जितना भी सेगमेंट होता है उनके सभी के क्या रहेंगे, लेक्चर्स रहेंगे आपके, और बाकी आपकी मेंटरशिप रहेगी, गाइडेंस रहेगी। अगर आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो आपकी फीस को भी रिफंड कर दिया जाएगा। इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, तो आप पीसीएस 2026 लिख करके आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 866044092001 पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आरओ 2026, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ, लेखपाल का बैच, बीओ का बैच भी चल रहा है, आप चाहें तो उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी अपडेट थी। अब हम लोग मिलेंगे कल, और अब क्लास आपकी मॉर्निंग में भी 9 बजे हुआ करेगी आपकी क्लास, ठीक है। तो आज की इतना ही, और बाकी हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा फिलहाल अभी नहीं हो रही है, इसका एग्जाम मान चलिए कि जून के बाद होगा, और इसका सिलेबस आदि अभी नहीं डिसाइड किया गया। इस पर एक अलग से मैं वीडियो बीओ के लिए और स्वच्छ शिक्षा अधिकारी के लिए बना दूंगा, आप लोग उसको कल परसों में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।